अपना निरंतर प्रयास जारी रखता है। और जब हम निरंतर तरीके से किसी भी प्रयास को करते हैं तो 100% हम सफल होते हैं। वेलकम गाइस, मेरा नाम गुड़िया पाठक है। आप सभी का वेलकम है डीप हिस्ट्री 10 में। और आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान। इससे पहले सिंध पर आक्रमण पढ़ा था, उसकी वीडियो है, आप देख सकते हैं। उसमें हमने जाना था कि प्रथम आक्रमण जो है 636 ईस्वी में उमर खलीफा थे, उमर के टाइम पर हुआ था बंबई थाने में, जो कि असफल था। उस असफल आक्रमण के बाद खलीफा ने सिंध विजय या यूं कहें कि भारत विजय की इजाजत नहीं दी। उसके बाद 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में अल हरी अल बहित, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अल हरी अल बहित ने मकरान को जीता। मकरान को जीता, लेकिन मकरान से आगे वो नहीं बढ़ पाए। मकरान तक उन्होंने जीत लिया था, मकरान से आगे नहीं बढ़ पाए। और 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया तो इन्होंने मकरान मार्ग से ही किया था। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ने के बाद एग्जाम का लेवल कुछ भी हो, आपका हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चीजों को बहुत ही डेप्थ में जाके बताया गया है। और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, जैसे सिंध पर अरबों का आक्रमण, अभी मोहम्मद बिन कासिम का जो चल रहा है प्रमुख अभियान, इसके बाद जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट चलेंगे। आईएएस, पीसीएस, नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, इसमें जितने क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, हम उसकी चर्चा करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद इसमें नए क्वेश्चन भी जनरेट होंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए इत्मीनान से देखिए, समझिए, बहुत बेहतर क्लास होने वाली है। आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। उसके बाद हमने देखा था देवल में प्रॉब्लम क्रिएट हुई दाहिर के समय में, और वहां पर जो हज्जाज थे उन्होंने 3 सेनापति को भेजा। कितने सेनापति को भेजा? 3 को भेजा। पहले जो थे बरदुल थे, उसके बाद बरदुल थे, बरदुल के बाद उबैदुल्ला थे। उबैदुल्ला, इन दोनों आक्रमण असफल रहे। इन दोनों लोगों ने जो आक्रमण किया वो असफल रहा। उसके बाद फाइनली सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया, जिनकी उम्र उस समय कितनी थी? 17 ईयर थी। कितनी थी? 17 ईयर थी। और ये हज्जाज के रिलेशन में दामाद थे। हज्जाज कौन था? हज्जाज इराक के सूबेदार थे। इस तरीके से इनका सफल आक्रमण हुआ। इसकी चर्चा इसीलिए होती है क्योंकि ये सफल आक्रमण है। इसके बारे में हमें जानकारी चचनामा से मिलता है। चचनामा नामक पुस्तक कुछ लोग कहते हैं अली अहमद ने लिखा है, कुछ इतिहासकार इसे अज्ञात बताते हैं कि अज्ञात लेखक ने लिखा है। फिर इसका कूफी ने फारसी में अनुवाद किया, और ये चचनामा जो मूल रूप से लिखा गया था ये अरबी में लिखा गया था। यहाँ तक डिटेल्स हमने पढ़ा था, और आज हम इसके आगे की चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम ने क्रमबद्ध तरीके से सिंध को जीता, विजय प्राप्त किया, और इतने बेहतर तरीके से किया कि आज इतिहास में उसको जगह दिया गया है और हम उसको पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। उन्होंने पहले देवल को जीता। देवल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। जब आप PYQ लगाते होंगे तो उसमें देखते होंगे देवल वो पहला प्लेस था जहां पर कासिम ने जजिया लगाया। देवल में सिंध विजय के उपरांत कासिम ने जजिया लगाया, तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारा जो मैंने लिखा है ये क्रमबद्ध तरीके से ही लिखा गया है। उन्होंने देवल को जीता, नीरून जीता, सहवान जीता, उसके बाद सीसम जीता, रावण जीता। सहवान जो है, सहवान में दाहिर के चचेरे भाई बजहरा का शासन था। सहवान जो है, इसका भी रोल है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि जहां भी जिस प्लेस से टर्निंग पॉइंट होगा आयोग क्वेश्चन वहीं से पुटअप करता है। सहवान में बजहरा का शासन था। बजहरा कौन था? बजहरा दाहिर का चचेरा भाई था। उसके बाद इन्होंने सीसम जीता, सीसम के बाद रावण जीता। रावण में डायरेक्टली मुलाकात दाहिर से होती है मोहम्मद बिन कासिम को। देखिए रावण में भी रा है और दाहिर में भी रा है, तो इस तरीके से आप चीजों को रिलेट करके याद रख सकते हैं।
दाहिर की लड़ाई यहाँ पर रावर में होती है, किसके साथ होती है? मोहम्मद बिन कासिम के साथ होती है। दाहिर यहाँ पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। दाहिर की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। दाहिर की मृत्यु होने के बाद यहाँ पर जो मोर्चा संभाला इनकी पत्नी रानी बाई ने संभाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रावर प्लेस, इसको समझिएगा। दाहिर की मृत्यु के बाद रानी जो थी रानी बाई, उन्होंने मोर्चा संभाला और बहुत बराबर की टक्कर दी उन्होंने। किसको दी? मोहम्मद बिन कासिम को दी। मोहम्मद बिन कासिम से लड़ते हुए अपने आप को हारता हुआ देख करके उन्होंने क्या किया? जौहर प्राप्त किया, जौहर कर लिया, मतलब अग्नि में कूदकर आत्मदाह कर लिया, जौहर कर लिया। तो इस तरीके से चीजों को समझिए आप। ये जौहर कर लिया। रावण जीतने के बाद ब्राह्मणबाद, रावण जीतने के बाद उन्होंने आक्रमण किया। ये सारे प्लेस नेम है, छोटे छोटे प्लेस नेम है। ब्राह्मणबाद पर आक्रमण किया। ब्राह्मणबाद पर दाहिर के पुत्र जयसिंह का शासन था। जयसिंह का शासन था ब्राह्मणबाद में। जयसिंह ने जब खुद को हारता हुआ देखा तो अपने सारे साथियों के साथ इस्लाम ग्रहण कर लिया। देखते चलिए कितनी सारी टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे। जयसिंह ने क्या किया? इस्लाम ग्रहण कर लिया और मोहम्मद बिन कासिम के साथ हो लिए। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने आलोर जीता। कुछ बुक्स में आलोर दिया है, कुछ बुक्स में आरोर दिया है, तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। जहां पर जो नाम आए आपको क्लिक कर जाएगा। चीजें ऐसे याद नहीं होती हैं। जब बार बार आप करेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार सुनते रहेंगे। आप कुछ अपना दैनिक काम भी कर रहे हैं तो आप वीडियो चला लीजिए, कान में लीड लगा लीजिए, उसको देखते रहिए। अपना समय बेकार मत कीजिए। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और एक स्टूडेंट के लिए 20-25 साल की एज बहुत मायने रखती है उसकी कामयाबी की, उसके शिखर तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो ये आरोर जो था ये दाहिर की राजधानी थी। आरोर क्या था? दाहिर की राजधानी। आरोर विजय के साथ ही सिंध विजय मोहम्मद बिन कासिम का कंप्लीट होता है। इसके बाद प्लेस नेम है सिक्का और प्लेस नेम है मुल्तान। उन्होंने आरोर विजिट करने के बाद, जीतने के बाद सिक्का पर आक्रमण किया और सिक्का के जो भी शासक थे, जो भी वहां के लोग थे, यहाँ ये व्यापारिक केंद्र था सिक्का। यहाँ के व्यापारियों ने सामूहिक रूप से खुद को एक तो इस्लाम ग्रहण किया और मोहम्मद बिन कासिम को अपना स्वामी मान लिया। सिक्का को, सिक्का के जितने भी सामूहिक रूप से व्यापारी थे उन्होंने, यहाँ से उन्होंने लास्ट जो था वो मुल्तान पर आक्रमण किया और मुल्तान को जीता। और मुल्तान में इतना सारा सोना मिला, किसको मिला? मोहम्मद बिन कासिम को। मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम को इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम कासिम ने सोने का नगर रख दिया या फिर स्वर्ण नगरी रख दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध विजय को पूर्ण किया तो उन्होंने यहाँ के जो ब्राह्मण लोग थे उनको ऊंचे पद दिए ताकि संतुष्टि लाया जा सके, बैलेंस बनाया जा सके। इसके लिए मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया। उनकी मृत्यु दंड में दो मत प्रचलित है, दोनों का मत अलग अलग है। उनके मृत्यु दंड के बाद जो सिंध था, सिंध के अगले गवर्नर जो बने वो याजिद बने। देखिए सारे नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पढ़ना तो आपको पड़ेगा, हम फैक्ट बता रहे हैं। इसको डीपली पढ़िए, लगातार पढ़िए, पढ़ते रहिए। जब लगातार पढ़ेंगे तो चीजें फिंगर पे आ जाएंगी और वहीं से आपकी जीत निश्चित है। याजीद बने। याजीद के बाद अगले जो सिंध के गवर्नर बने वो हबीब बने। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के बाद का अगर पूछता है आयोग तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जब मुल्तान विजय किया, मुल्तान को जब जीत लिया, उसके बाद अबू हकीम के नेतृत्व में उन्होंने कन्नौज विजय के लिए एक छोटी सी सेना भेजी। समझिएगा इस चीज को। मुल्तान विजय के उपरांत उन्होंने अबू हकीम के अधीन एक सेना का निर्माण किया और कन्नौज विजय के लिए भेजा। लेकिन कन्नौज के अधीन एक सेना का निर्माण किया और कन्नौज विजय के लिए
ललितादित्य का शासन था उस समय कश्मीर पे, उन्होंने इस अभियान को रोक दिया, मतलब इनसे लड़ाई में ये हार गए और इनको बैकफुट जाना पड़ा। सिंध से आगे कभी बढ़ ही नहीं पाए, अरब आक्रमणकारी सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए। तो यहाँ तक हमने देखा। आगे की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे सिंध विजय के प्रभाव। जो अरब आक्रमणकारी थे उन्होंने जब सिंध को जीता, उसके बाद किस तरीके से उसके प्रभाव हमारे भारत पे पड़ा, या फिर सिंध में पड़ा, या फिर यहाँ से संपर्क होकर के अरब में पड़ा, अरब के माध्यम से ये वर्ल्ड में कैसे गया। तो इन चीजों को समझेंगे और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी दे रही हूँ, साथ में हर टॉपिक के बाद प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें से कुछ नए क्वेश्चन होंगे, बाकी के जो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, जो टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन है, नेट जेआरएफ में पूछे गए क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की चर्चा होगी, उसकी व्याख्या होगी। तो वीडियो को जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।